नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली निवेश किताब फिलिप ए फिशर की कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स से कुछ अहम बातें समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, और हमारे पास किताब के कुछ अंश है और साथ ही उनके बेटे केनेथ फिशर की प्रस्तावना भी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद साफ है, लंबी अवधि में ये जो ग्रोथ स्टॉक्स चुनने की फिशर की जो एक अलग सोच थी, उसको बारीकी से समझना। हाँ, और देखिए फिशर का नजरिया आज भी बहुत प्रासंगिक है। वो सिर्फ नंबरों के पीछे नहीं भागते थे। हाँ। उनका जोर कंपनी की असली जो क्वालिटी है, उसका मैनेजमेंट कैसा सोचता है और भविष्य में कितनी संभावना है, उस पर था। अच्छा। और उनकी सबसे मशहूर तकनीक थी स्कटलबट। हाँ, स्कटलबट। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसका मतलब क्या था असल में? केन फिशर तो इसे किताब का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। सही कहा आपने। स्कटलबट का मतलब है कि कंपनी के बारे में जानकारी सिर्फ मैनेजमेंट या रिपोर्ट से नहीं लेनी है, बल्कि उसके ग्राहकों से, उसके कॉम्पिटिटर्स से, सप्लायर्स से, यहाँ तक कि जो पुराने कर्मचारी हैं, उनसे बात करके जानकारी जुटानी है। अच्छा। ये आपको वो बातें बताता है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखती। और उस जमाने में सोचिए, ये कितनी अलग सोच थी जब ज्यादातर लोग सिर्फ पब्लिश डेटा देखते थे। ये तो वाकई एकदम जमीनी हकीकत पता करना हुआ। बिल्कुल। और शायद इसी सोच के आधार पर फिशर मानते थे कि कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियों में अगर लंबा निवेश किया जाए तो दशकों में असाधारण मुनाफा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसके लिए एक मशहूर 15 बिंदुओं वाला फ्रेमवर्क भी दिया था। हाँ। क्या थे ये बिंदु, थोड़ा बताएंगी? हाँ, वो 15 बिंदु वो सिर्फ फाइनेंशियल नंबर नहीं थे। उनमें कंपनी की लंबी अवधि की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, हाँ, और ग्रोथ की क्षमता, उस पर जोर था। जैसे क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनके मार्केट अगले कई सालों तक बढ़ने की उम्मीद है? अच्छा। क्या मैनेजमेंट ईमानदार है, काबिल है? रिसर्च और डेवलपमेंट पे कंपनी कितना ध्यान देती है, कितना खर्च करती है? उनका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कितना मजबूत है? ये सब गुणात्मक पहलू थे। यानी सिर्फ क्या खरीदे नहीं, बल्कि क्यों खरीदें, इस पर ज्यादा ध्यान। एग्जैक्टली। अच्छा। और खरीदने के बाद बेचने के बारे में फिशर का क्या कहना था? क्योंकि अक्सर निवेशक थोड़ा मुनाफा देखते ही या बाजार में गिरावट आते ही शेयर बेच देते हैं। देखिए, यहीं पर फिशर की सोच शायद सबसे अलग थी। उनका मानना था, और बहुत दृढ़ता से मानना था, कि अगर आपने वाकई एक बेहतरीन, एक असाधारण कंपनी ढूंढ ली है, हाँ, तो उसे बेचने का सबसे अच्छा समय है लगभग कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ, सिर्फ इसलिए शेयर मत बेचिए कि वो महंगा लग रहा है या बाजार में थोड़ी घबराहट है। बेचने के वो सिर्फ 3 कारण बताते थे। अच्छा, क्या थे वो? एक, कि आपने शुरुआत में ही कंपनी को समझने में कोई गलती कर दी। ओके। दूसरा, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, उसके बुनियादी सिद्धांत, उनमें कोई स्थायी गिरावट आ गई हो। और तीसरा, कि आपको कोई बहुत ही ज्यादा बेहतर, असाधारण रूप से बेहतर कोई नया निवेश का अवसर मिल गया हो। बस। ये तो बड़े धैर्य की बात है। अच्छा, उन्होंने निवेशकों के लिए कुछ न करें यानी डोंट्स भी बताए थे। उनमें से एक था बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से बचना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर तो कहते हैं कि ज्यादा डाइवर्सिफाई करो, रिस्क कम होगा। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय की जो आम धारणा थी उसके एकदम विपरीत था। फिशर का तर्क था कि अगर आप बहुत ज्यादा कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देंगे, हाँ, तो आप असल में किसी भी कंपनी को गहराई से समझ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। तो बेहतर है कि कुछ गिनी चुनी बेहतरीन कंपनियों को अच्छी तरह समझें और उनमें ठीक ठाक निवेश करें। उनका मानना था कि हद से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अक्सर अपनी अज्ञानता को छुपाने का एक तरीका होता है। दिलचस्प। और हाँ, उन्होंने सिर्फ एनुअल रिपोर्ट्स पर निर्भर रहने से भी मना किया, या ये मानने से कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी है। केन फिशर बताते हैं कि उनके पिता तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। और उन्होंने उस समय की एक और बड़ी थ्योरी, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, उसको भी चुनौती दी थी। हाँ, और ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। तब अकादमिक दुनिया में यही माना जाता था कि शेयर की कीमतें हमेशा सारी जानकारी रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए बाजार को लगातार बीट करना, हराना,
मुमकिन नहीं है। हाँ, यही सुना है। पर फिशर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई गहरी रिसर्च करें, वो स्कटलबट वाला तरीका अपनाएं, हाँ, तो आप ऐसी बेहतरीन कंपनियां ढूंढ सकते हैं जिन्हें बाजार शायद कुछ अस्थायी कारणों से नजरअंदाज कर रहा है या सही से समझ नहीं पा रहा है, अंडरवैल्यूड है वो। अच्छा। रेकेम जैसी कंपनी का उदाहरण वो अक्सर देते थे जिसे बाजार ने शुरू में बिल्कुल नहीं समझा था। केन फिशर अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बताते हैं कि वो काफी एकांत प्रिय थे, फोकस्ड और डिटेल्स पर बहुत ध्यान देते थे। हाँ, शायद ये गुण ही उन्हें इतनी गहरी रिसर्च करने में मदद करते थे। वो घंटों जानकारी इकट्ठा करने और उसका विश्लेषण करने में बिता सकते थे। उनका ये जो इंटेंस फोकस था, शायद वही उन्हें भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत और क्षमता देता था। डिविडेंड्स पर भी उनका नजरिया काफी अलग था। हाँ, डिविडेंड्स। ज्यादातर निवेशक तो डिविडेंड देने वाली कंपनियों को पसंद करते हैं ना? हाँ, करते हैं। लेकिन फिशर का मानना था कि जो कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, यानी ग्रोथ कंपनियां, उनके लिए मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। बजाय उसे डिविडेंड के रूप में बांटने के। क्योंकि उस पैसे से कंपनी और तेजी से बढ़ सकती है। ओके। और इससे निवेशकों को लंबी अवधि में शेयर की कीमत बढ़ने से कहीं ज्यादा फायदा होता है, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। समझ गया। यानी शेयर की कीमत बढ़ने से मुनाफा, न कि सीधे डिविडेंड से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम फिशर के दर्शन का सार निकालें तो वो है, क्वालिटी वाली ग्रोथ कंपनियों को पहचानो, जमीनी हकीकत जानने के लिए स्कटलबट करो, उनमें लंबे समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक टिके रहो, और बाजार की भीड़ जाल से बचो। एकदम सही कहा। उनका जोर क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक आंकड़ों से ज्यादा क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक समझ पर था। कंपनी के लोग कैसे हैं, उसकी संस्कृति क्या है, भविष्य को लेकर उसका नजरिया क्या है। ये सारी बातें आज के इस तेज तर्रार डेटा ड्रिवन बाजार में भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। फिशर ने गुणात्मक कारकों पर इतना जोर दिया, तो आज के इस दुनिया में जहां हर तरफ डेटा ही डेटा है, निवेशक किसी कंपनी के किस गैर मात्रात्मक, मतलब नॉन क्वांटिटेटिव पहलू को शायद सबसे ज्यादा अनदेखा कर रहे होंगे? इस पे सोचेगा जरूर।